तो आज हम बात करेंगे चेंज ऑफ फेज के बारे में। चेंज ऑफ फेज क्या होगा? जैसे कि अगर हम किसी भी एक स्टेट ऑफ मैटर का स्टेट अगर हम चेंज कर दें सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, अगर इसी को रिवर्स कर देते हैं गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में, तो इस तरह से चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्या कहलाएगा? चेंज ऑफ फेज। ठीक है, इस चेंज ऑफ फेज को अगर हम डायग्राम के थ्रू से समझें, आप सबको पता है कि अगर हम किसी भी बॉडी का अगर हम सॉलिड उसके सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट कर देते हैं हम लिक्विड स्टेट में, किस में कन्वर्ट करेंगे? लिक्विड स्टेट में। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं? मेल्टिंग। फिर इसी को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, लिक्विड को अगर हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना होता है तो इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। ठीक है, फिर आगे की ओर इस लिक्विड को हम कन्वर्ट कर देते हैं गैस में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। फिर इस गैस को हम लिक्विड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। तो यहाँ पे देखो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? मेल्टिंग। फिर लिक्विड को सॉलिड में, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? फ्रीजिंग। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन बोल रहे हैं। फिर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो ये सबको पता है इसके बारे में, है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कोई डाउटफुल चीज़ें नहीं है, ईजी है यहाँ पे ये। हाँ, एक बात आपको समझना यहाँ पर ये है, समझना ये है कि अगर किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का स्टेट अगर सॉलिड में है और उसके कन्वर्ट करना हमें लिक्विड में, तो इस दौरान जो हम मेल्टिंग का प्रोसेस यूज करते हैं तो मेल्टिंग के दौरान कुछ एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम होती है। ठीक है, या फिर कुछ एनर्जी हमें ज़रूरत होती है। द सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वी नीड फॉर कन्वर्टिंग सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, कुछ एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो टोटल एनर्जी यहाँ पे हम चेक करते हैं और फिर इसी का अगर हम रिवर्स करें, उसी अगर स्टेट ऑफ मैटर का जो लिक्विड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दिए, अब लिक्विड से फिर सॉलिड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इस दौरान भी हमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो दोनों में है, मेल्टिंग में भी है और हमें फ्रीजिंग में भी है ना, दोनों में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से अगर इन दोनों एनर्जी को मेल्टिंग के दौरान और ये फ्रीजिंग के दौरान, इन दोनों के दौरान अगर हमें टोटल हीट एनर्जी अगर इक्वल करना है, मतलब कि अगर दोनों को कंपेयर करना है तो हमें दोनों का एनर्जी हमें सेम मिलता है। ये जब किसी भी सॉलिड का स्टेट लिक्विड स्टेट में हम कन्वर्ट करेंगे तो टोटल जो हीट एनर्जी में एनर्जी हमें ज़रूरत होगा, फिर उसको लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने में जितना हमें एनर्जी की ज़रूरत होगा, दोनों एनर्जी हमेशा बैलेंस यहाँ पे सेम रहता है। ये चीज़ आपको याद रखना है ये। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम किसी भी सॉलिड स्टेट का स्टेट हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, फिर आगे लिक्विड से हम गैस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इस दौरान वेपराइजेशन में भी कुछ हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्या ज़रूरत होती है? एनर्जी की, वेपराइजेशन के दौरान। सेम ऐसे ही इसका अपोजिट कर देते हैं, गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जिसे हम कंडेंसेशन करें, यहाँ पे ये कंडेंसेशन के दौरान भी हमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत होगी यहाँ पे ये। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग लिक्विड टू गैस दैट विल बी इक्वल टू द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कंडेंसेशन फ्रॉम गैस टू लिक्विड, है ना। गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट एनर्जी कंज्यूम होगा ये दोनों का वैल्यू हमें सेम मिलेगा। होपफुली ये बातें समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें लॉजिक नहीं लगाना है, सिंपल वे में आपको समझना है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा चेंज ऑफ फेज क्या हो रहा है। ये चेंज ऑफ फेज को ही स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर भी कहा जाता है। ठीक है, अब आप देख सकते हो स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर का मतलब क्या? सॉलिड के फॉर्म में था, लिक्विड में हो गया, फिर लिक्विड से गैस में, फिर गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में। तो ये जितने भी स्टेट ऑफ मैटर्स हैं लगभग वो इंटरचेंजेबल होते हैं ये। ठीक है ना, इन्हीं के बारे में हमें कुछ यहाँ पे ध्यान देना होगा। बातें क्या क्या होगा यहाँ पे? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एनर्जीज की। ठीक है, और ये जो हीट यहाँ पे एनर्जीज है वो हीट एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। ये
जब तक कि किसी भी हम मैटर्स को हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो उसके स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है ये, ठीक है। एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग ये। अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जिसे हमें इस चीज़ को थोड़ा हमें डिटेल में जो है समझना होगा। ये तो पूरी कहानी आपको, ये आपका प्रीवियस क्लास का हो गया, इसके बारे में थोड़ा हम डीपली है ना नॉलेज हम लेते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं यहाँ पे ये। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल होगा, है ना, एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल होगा। यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल लेना है, ये होपफुली आप सबको पता होगा ये एग्जाम्पल। ये सपोज करते हैं कि ये कोई कंटेनर है। कंटेनर क्या होगा, सिंपली हम ग्लास का एग्जाम्पल लेते हैं ये, ठीक है ना। दिस इज अ ग्लास एंड दिस इज एक्टिंग हियर एज अ कंटेनर। इन दिस कंटेनर लेट अस प्लेस दिस पीस ऑफ आइस। ये पीस ऑफ आइस को हम यहाँ पे इस कंटेनर में रख दिए। अच्छा, आप सबको पता होगा कि जब हम पीस ऑफ आइस लेंगे तो इस पीस ऑफ आइस का जो टेम्परेचर होगा वो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ये भी सबको पता होगा। तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर हम कंसिडर कर लेते हैं कितना, कुछ भी हम कर लेंगे, -0 डिग्री से कम, है ना, सॉरी 0 डिग्री से कम। तो कितना हो जाएगा, सपोज करते हैं ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका टेम्परेचर हम मान लिए 0 डिग्री -10 डिग्री सेल्सियस, ये मान लिए ये, ठीक है ना। टेम्परेचर कितना हो गया, -10 डिग्री सेल्सियस। अब इस आइस को हम थोड़ा हीट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं ये। अच्छा, एक चीज़ और हम कह सकते हैं, अगर हम आइस को अपने एनवायरनमेंट में रखेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या होता है, इस आइस से ज़्यादा होता है। तो हमारे एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होगा यानी कि हॉट होगा, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर ये हीट एनर्जी प्रोवाइड होना चालू कर देगा। मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हीट एनर्जी को लॉस करेगा और इसको हीट एनर्जी मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये कोल्ड ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारे एनवायरनमेंट में। ये सपोज करते हैं हम भी इसको कुछ अमाउंट में हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड करना चालू कर देते हैं। तो जैसे जैसे इस आइस को हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कराना चालू कर देते हैं तो ये आइस धीरे धीरे मेल्ट होना चालू कर देगा। इसके पहले समझाया ना आपको, क्या, चेंज ऑफ फेज। आइस अपने सॉलिड स्टेट में है, हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये अपने लिक्विड स्टेट में आएगा, और लिक्विड स्टेट में जब आएगा इसी को हम कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहेंगे, मेल्टिंग। यहाँ पे हम नोट करते हैं मेल्टिंग। तो यहाँ पे कुछ अमाउंट में ये सॉलिड स्टेट अपने लिक्विड स्टेट में ये कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि फिर भी कुछ अमाउंट में आइस यहाँ पे, आइस पार्ट यहाँ पे बचे हुए हैं। देख सकते हो यहाँ पे ये आइस है, यहाँ पर भी आइस, अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे आइस बचा हुआ है। तो इस आइस का अभी भी टेम्परेचर अगर हम मेज़र करेंगे तो लगभग हमको ये 10 के नियर अबाउट ही मिलेगा। लेकिन ये कुछ अमाउंट में ये जो आइस है अपने फ्रीजिंग पॉइंट में आ गए हैं। फ्रीजिंग का मतलब क्या, कि ये अपने 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गए हैं। आप सबको पता है वाटर को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस रखते हैं इसका मतलब वाटर इज एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर अपने फ्रीजिंग पॉइंट पर है ये। तो हम यहाँ पे वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, इस आइस की बात कर रहे हैं। ये जो पीस ऑफ आइस यहाँ पे बचा हुआ है, अगर इसका टेम्परेचर अभी भी मेजर करें तो हमें सेम इसी के टेम्परेचर के सेम इक्वल मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे की ओर देखते हैं इसका हीट एनर्जी, और हम इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। जब इसको और हीट एनर्जी हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे तो ये आइस जो है, जो बचा हुआ आइस है, ये भी पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा। अब ये जो आइस पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो यानी कि अब वाटर अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। वाटर अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाएगा। इसको जरा हम और आगे की ओर हीट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो हीट एनर्जी और हम जब प्रोवाइड कराएंगे तो ये देखो, ये वाटर अभी अपने फ्रीजिंग पॉइंट पर है ये। तो यहाँ पे हो सकता है कि वाटर ये कन्वर्ट हो जाए, ये अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, लेकिन कुछ अमाउंट में वाटर अभी बचा हुआ है। जैसे मान लो कि इसका लोअर पार्ट, यहाँ पे पूरा वाटर अपने फ्रीजिंग पॉइंट पर है ये, ठीक है। यहाँ पे जब हीट एनर्जी इसको और प्रोवाइड कराएंगे
तो इस अपर पार्ट ऑफ दिस वाटर को ये हीट एनर्जी मिलना चालू हो जाएगा, लेकिन इस लोअर पार्ट पे हीट एनर्जी इसको थोड़ा कम मिलेगा। यानी कि सपोज कर लेते हैं कि अभी भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि इसके टेम्परेचर में अभी भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन इसको हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड कराया, इसके टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर चेंज तो हो रहा है, यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। स्टार्टिंग से समझो, यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर पहले सॉलिड में था, तो सॉलिड से धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये मेल्ट हो रहा है, ये अपने लिक्विड स्टेट में आ रहा है। ये तो यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ तक कोई टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ से लेकर यहाँ तक टेम्परेचर में चेंजिंग हुआ। क्या हुआ, टेम्परेचर में चेंजिंग हुआ। फिर से आगे देखते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से ये 0 डिग्री सेल्सियस हीट एनर्जी तो प्रोवाइड किए, लेकिन यहाँ पर भी कोई टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं हुआ। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो 0 डिग्री है ये लोअर पार्ट ऑफ दिस वाटर का है, ये लिक्विड पार्ट में जो कि फ्रीजिंग पॉइंट पर है वाटर। तो यहाँ पर तो कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, अभी टेम्परेचर कांस्टेंट पर है, लेकिन इसके स्टेट में क्या हुआ है ना, देयर इज चेंज इन इट्स स्टेट, है ना, चेंज इन इट्स स्टेट, इसके स्टेट में चेंजिंग हुआ, लेकिन टेम्परेचर इसका कांस्टेंट है ये। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। अब इस ग्लास को, है ना, जो वाटर रखा हुआ है इसको हीट एनर्जी और प्रोवाइड कराते हैं, और इस बार इसको हीट एनर्जी हम इतना प्रोवाइड कराएंगे कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर के 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। आप सबको पता है टेम्परेचर जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस होगा, इसका मतलब वाटर बॉयल होना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही वाटर बॉयल होना स्टार्ट कर देगा, यानी कि वाटर अब अपने फ्रीजिंग स्टेट से चेंज होकर के अब अपने ये बॉइलिंग स्टेट में आ जाएगा, ये है ना, यानी कि वाटर अब बॉयल होना स्टार्ट कर देगा। ये कब, जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो जरा यहाँ देखो, -10 डिग्री से 0 डिग्री, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, 0 डिग्री से ये 0 डिग्री, यहाँ पे टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन स्टेट में चेंजिंग हुआ। फिर 0 डिग्री सेल्सियस से ये 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी तो ये टेम्परेचर में चेंजिंग हो रहा है, ये सडन चेंजिंग हो रहा है, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर राइज हो जा रहा है यहाँ पे ये। ठीक है, तो इसका मतलब इस स्टेट में हमें इसके टेम्परेचर में चेंजिंग देखने को मिल रहा है। ये क्या देखने को मिल रहा है, ये टेम्परेचर में चेंजिंग देखने को मिल रहा है, और क्या, इसके स्टेट में भी हमें चेंजिंग देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे वाटर तो बॉयल होना स्टार्ट कर देगा। अगर इसको हम हीट एनर्जी और ज़्यादा प्रोवाइड कराना चालू कर दिए, किसको, इस वाटर को, इस 100 डिग्री सेल्सियस से वाटर जैसे जैसे हम और बढ़ाते जाएंगे इसका टेम्परेचर, अब ये वाटर हो सकता है कि धीरे धीरे अब ये इवेपोरेट होना चालू कर दे ये, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। समझ में आया यहाँ पे, वेपराइजेशन का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ये, तो ये वेपर बनना चालू कर दे रहा है, कौन, वाटर। अच्छा, कुछ अमाउंट में वाटर तो वेपराइज्ड हो गया, अभी भी वाटर का कुछ अमाउंट यहाँ पे बचा हुआ है। अब ये जो वाटर का अमाउंट यहाँ पे बचा हुआ है, अगर इसका टेम्परेचर हम मेज़र करें तो अभी भी हमें इस बचे हुए अमाउंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हमें मिलेगा। ठीक है ना, और कुछ अमाउंट में वाटर यहाँ से वेपराइज्ड हो जाएगा। अच्छा, इस पूरे वाटर को वेपराइज्ड कराने के लिए यानी कि हमको 100 डिग्री से थोड़ा और टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना होगा, तो ये जो बचा हुआ वाटर है ये भी क्या हो जाएगा, पूरी तरह से वेपराइज्ड हो जाएगा ये। तो होपफुली ये पूरी चीज़ें आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये देखो, हमने यहाँ पे इस आइस का सबसे पहले जब हम समझ रहे थे यहाँ पे, तो इस आइस का ये सॉलिड स्टेट था, ये क्या था, ये सॉलिड स्टेट। ठीक है ना, सॉलिड स्टेट। फिर आगे की ओर जब हम इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कराना चालू किए, तो ये वाटर अपने लिक्विड स्टेट में आया। क्या आया,
अपने लिक्विड स्टेट में आया, ठीक है। फिर आगे की ओर और जब इसको हीट एनर्जी हम प्रोवाइड किए तो अब ये वाटर ये वेपराइज्ड होना चालू कर दिया, है ना, यानी कि अब ये अपने गैस स्टेट में आना चालू कर दिया, ठीक है। मेनली हम यही 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। चौथा क्या होता है? प्लाज्मा। यहाँ हम बात करेंगे नहीं, मेनली 3 स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ अगर यहाँ पे और ध्यान दो आप, देखो ये -10 डिग्री से ये 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे टेम्परेचर में चेंजिंग हो रहा है यहाँ पे, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से ये 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है ये। अब एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान देना कि व्हेन द स्टेट ऑफ मैटर विल चेंज बट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो इस कंडीशन में इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट बोलेंगे। फिर से समझो, अगर किसी भी मैटर का स्टेट अगर चेंज हो रहा है ना, सॉलिड से लिक्विड में या फिर लिक्विड से किस में, और भी किसी फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, और क्या होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जब लिक्विड का या फिर सॉलिड का स्टेट चेंज होगा तो उस समय उसे हम बोलेंगे क्या? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट इज आल्सो नोन एज हिडन हीट। इसको और क्या बोलते हैं? हिडन हीट भी बोलते हैं। मतलब ये हो रहा है टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसकी स्टेट में चेंजिंग हो जा रहा है ये, मतलब कि इसके पीछे कोई ना कोई एक ऐसी हीट है जो कि हिडन है, वो हमें दिख नहीं रही है, जिसकी वजह से इसका स्टेट वो चेंज कर दे रही है। लेकिन उस लेटेंट हीट की वजह से यहाँ पे उसके टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, चेंजिंग केवल और केवल इसके स्टेट में हो रहा है। इस वजह से इसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी देखो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी टेम्परेचर में सडन यहाँ पे चेंज हुआ, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया ये, ठीक है ना, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे वाटर अपने स्टीम फॉर्म में आना चालू कर देगा, क्योंकि यहीं से तो ये वेपराइज्ड होगा ये। इससे ज़्यादा और टेम्परेचर बढ़ा 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर बॉयल होगा ये, और यहीं से ये अपनी स्टीम फॉर्म में आना चालू कर देगा ये। अगर टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा दिए यहाँ पे तो ये तो पूरी तरह से ये वेपराइज होना चालू कर देगा। हो सकता है कुछ अमाउंट में वाटर यहाँ बच जाए। जब ये कुछ अमाउंट में यहाँ पे वाटर बचेगा और इस वाटर का, इन दोनों का टेम्परेचर हम मेजर करें तो दोनों का टेम्परेचर अभी भी हमें सेम मिलता है, और कुछ अमाउंट में वाटर ये वेपराइज्ड हो जाता है। तो बचे हुए वाटर का और इस वाटर का, इन दोनों का जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो हमें सेम मिलता है, इसके बॉइलिंग पॉइंट पे ही टेम्परेचर मिलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे ये। तो इस कंडीशन में भी सॉलिड यहाँ पे इसका स्टेट चेंज होने तो हो रहा है, यहाँ पे स्टेट क्या हो रहा है, ये चेंज होने तो हो रहा है, लेकिन इसके टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे ये, ठीक है ना। यहाँ पर भी टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं हो रहा था और यहाँ पर भी टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। मतलब इन दो पोजीशन पे कोई ना कोई ऐसी हीट एनर्जी है जिसकी वजह से स्टेट में तो चेंजिंग हो जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। उसी छुपे हुए हीट को, यानी कि उसे हम हिडन हीट को हम लेटेंट हीट बोल रहे हैं यहाँ पे। तो लेटेंट हीट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? लेटेंट हीट इज द हीट which is also known as the hidden heat, and in this condition the state of matter can be changed but temperature remains constant। ये लेटेंट हीट का डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा पूरी बातें हम कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हम और कह सकते हैं, देखो यहाँ पे हम आइस की बात कर रहे थे, आइस के सॉलिड फॉर्म से हम गैस फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करने तो कर दिए यहाँ पे ये, ठीक है ना। अगर इसी चीज़ को हम कर्व के फॉर्म में अगर हम प्लॉट करना चालू कर दें तो कर्व कैसे बनेगा? तो इस कर्व को बनाने के लिए तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ आइस। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ आइस में या फिर हीट कर्व ऑफ आइस में, तो यहाँ पे सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट हमें रीड करना होगा। तो मेल्टिंग अ कर्व ऑफ आइस है ना, पहला टॉपिक इसमें होगा मेल्टिंग कर्व ऑफ आइस। तो मेल्टिंग कर्व ऑफ आइस बनाने के लिए देखो एग्जांपल हमें इसी का लेना है। आप अपने दिमाग में फिट कर लेना कि ये जो चीज़ें हम समझाए यहाँ पे, कहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है और कहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। ये दो बातें आपको ध्यान देना होगा।
जब हम कर्व बनाएंगे यही दो चीज़ों को ध्यान में हम रख के बनाएंगे ये, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे हम बनाते हैं इसका ग्राफ। इसका ग्राफ बनाने के लिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो एक्सिस यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ये सपोज करते हैं ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, क्या होगा ये एक्स एक्सिस, और ये होगा यहाँ पे वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो जाएगा वाई एक्सिस एंड दिस विल बी एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पे टाइम को डिनोट कर लेते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टाइम, और वाई एक्सिस पे हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंडिकेट कर देते हैं ये। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, देखो -10 डिग्री है ना, सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, आइस अपने किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे सॉलिड स्टेट में है तो इसका टेम्परेचर क्या है, -10 डिग्री हम खुद कंसिडर किए हैं। तो इस वजह से ये जो ओरिजिन होगा है ना, इस ओरिजिन को हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे पॉइंट ए, क्या पॉइंट ए, और ये जो पॉइंट ए होगा इसी पॉइंट ए को हम बोलेंगे सॉलिड स्टेट ऑफ दिस आइस, क्या बोलेंगे सॉलिड स्टेट। और ये जो सॉलिड स्टेट होगा ये -10 डिग्री सेल्सियस को ये रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके आगे हम चेक करें तो ये है लिक्विड स्टेट में आ गया वाटर, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस सपोज करते हैं ये है, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद से 0 डिग्री सेल्सियस के बाद अब यहाँ पे ये हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, और इस 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट कर देगा। तो ये सपोज करते हैं ये 0 डिग्री और ये ऊपर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो अब 100 डिग्री सेल्सियस से वाटर को और ज़्यादा यहाँ पे हीट करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो इसके ऊपर का ये टेम्परेचर जाएगा मोर देन दिस 100 डिग्री सेल्सियस। तो फिर से समझ लो यहाँ पे मेन टर्म्स क्या है, यहाँ पे समझना क्या है, इस एक्स एक्सिस पे हमें टाइम को डिनोट करना है, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर को हमें डिनोट करना है। फिर इस वाई एक्सिस पे सबसे पहले हम इस आइस का जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री जो हम कंसिडर किए हैं इसको हम डिनोट करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद 0 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि ये वाटर अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे आएगा, किस में आएगा, ये फ्रीजिंग स्टेट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा फ्रीज होना स्टार्ट करेगा ये 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर उसके बाद से यहाँ पर भी ये कुछ अमाउंट में वाटर बचा हुआ है, ये इतना वाटर ये अपनी फ्रीजिंग पॉइंट पे होगा और ये इतना वाटर क्या हो जाएगा, नॉर्मल वाटर की फॉर्म में आना कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पूरा नॉर्मल वाटर बनना चालू हो जाएगा। यहाँ पे ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल भी होना स्टार्ट करेगा, स्टीम यहीं पे बनने चालू हो जाते हैं ये। इस 100 डिग्री सेल्सियस मतलब कि टेम्परेचर और यहाँ पे इंक्रीज करना चालू करते हैं, तो जैसे जैसे स्टीम में कन्वर्ट होना चालू कर देते हैं तो कुछ अमाउंट में वाटर फिर बच जाते हैं। इस वाटर का टेम्परेचर इस वाटर के टेम्परेचर से यहाँ पे मैच करता है ये। हमें समझना क्या है, इसके पहले आपको समझाया क्या, टेम्परेचर कहाँ पे कांस्टेंट है और टेम्परेचर कहाँ पे चेंज हो रहा है। जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा वहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, लेटेंट हीट, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लेटेंट हीट की बात करेंगे। तो फिर से समझ लो यहाँ पे लेटेंट हीट का मतलब क्या, लेटेंट हीट दो तरह के हो जाएगा, ठीक है ना। लेटेंट हीट क्या होगा, दो तरीके से होगा। पहला इसमें लेटेंट हीट आपको समझना है, अगर सॉलिड टू लिक्विड में अगर कन्वर्ट हो रहा है, क्या, अगर सॉलिड टू लिक्विड में अगर स्टेट ऑफ मैटर अगर कन्वर्ट हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। ध्यान से समझ लो यहाँ पे ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मीनिंग क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर से समझो यहाँ पे अगर ये आइस यानी कि आइस अपने सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, तो जितनी भी हीट एनर्जी की ज़रूरत होगी जिसे हम लेटेंट हीट बोल रहे हैं, तो सॉलिड से लिक्विड तक कन्वर्ट होने के लिए उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसका वैल्यू होता है फॉर आइस 80 कैलोरी पर ग्राम, क्या होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम, ये आइस के लिए होता है। अभी इसको हम इरेज कर देंगे क्योंकि अभी हमें यहाँ पे कर्व बनाना है। ये कर्व बनाने के लिए ये कुछ टर्म्स हैं, इसको हमें समझाना यहाँ पे जरूरी है और आपको समझना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है।
यहाँ पे हम वेपराइजेशन लिखे हुए हैं, ये फिर से समझा पे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जैसे ही 100 डिग्री पे आएगा यानी कि वाटर बॉयल होना चालू कर देगा, इससे ज़्यादा और हीट एनर्जी जैसे इसको मिलना चालू हो जाएगा तो यानी कि ये वाटर स्टीम बनना चालू कर देगा ये, ठीक है ना, वेपराइज होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर में तो कोई चेंजिंग हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो इस यहाँ पे लेटेंट हीट को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे भी देख लो 0 डिग्री, यहाँ पर भी 0 डिग्री, यहाँ पर भी टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है लेकिन इसके स्टेट में चेंज हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और यहाँ हम बात करेंगे क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर, ये वाटर के लिए होगा यहाँ पे, इसे आप लोग नोट कीजिएगा, 540 कैलोरी पर ग्राम। क्या होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम। अगर हमें किलो में अगर ज़रूरत है किलो कैलोरी तो किलो में कन्वर्ट कर देंगे, फिर यहाँ भी किलो कैलोरी। अगर ये इस कैलोरी की ज़रूरत है हमें जूल में तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी 4.2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम इस यूनिट को हम कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, ज़रूरी है समझना, ये जब हम न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करेंगे इसी के बेसिस पे तो ये कुछ गिवन टर्म्स होंगे, है ना। आइस के लिए ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये हो जाएगा 80 कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा, और यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए फॉर वाटर क्या हो जाएगा, 540 कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग इस चीज़ को नोट कीजिएगा। अब इसे हम करते हैं इरेज। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें। इसका हम बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ये जो आइस है -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, ये जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है -10 से लेकर के कहाँ तक, 0 तक, यानी कि पॉइंट ए से लेकर के ये पॉइंट बी तक, ठीक है ना। तो -10 और ये हो जाएगा 0 डिग्री, तो इनके बीच में टेम्परेचर का कितना डिफरेंस है, 10 का यहाँ पे डिफरेंस है। फिर आगे देखो 0 डिग्री से फिर ये 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से 0 डिग्री यानी कि कांस्टेंट है ये। तो इस कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए इस एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लाइन ड्रा कर देंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा। वाई एक्सिस पे ये यहाँ पे टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और ये पॉइंट बी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, और ये नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट सी, ये भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब एट पॉइंट बी पर ये वाटर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और पॉइंट सी पर भी वाटर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर चेंज कहाँ हुआ, पॉइंट ए से बी तक हुआ, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज किए 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये वाटर क्या हुआ, बॉयल करना चालू कर दिया। तो इसका ग्राफ ये बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस तक ये, ठीक है ना, ये 100 डिग्री सेल्सियस, ये पॉइंट सी हो गया था यहाँ पे ये। अब नेक्स्ट होगा ये पॉइंट डी। पॉइंट डी पर अब ये वाटर अपने 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, यानी कि वाटर अब यहाँ पे बॉयल होना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे वाटर क्या था, अपने लिक्विड स्टेट में था, क्या था ये, अपने लिक्विड स्टेट में। अब ये वाटर क्या हो गया, अपने गैस फॉर्म में आना चालू हो गया, यानी कि स्टीम बनना चालू हो गया, है ना। इसी क्या बोलेंगे हम, स्टीम बनना ये चालू हो गया ये, ठीक है। फिर आके देखो टेम्परेचर को इस यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर में कोई चेंजिंग हुआ नहीं, क्योंकि कुछ अमाउंट में वाटर वेपराइज्ड हुआ है और कुछ अमाउंट में वाटर बचा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे इसके टेम्परेचर में अभी कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो पॉइंट डी से लेकर के पॉइंट ई तक। फिर देखो इसके आगे टेम्परेचर और राइज करना है, जैसे टेम्परेचर और ज़्यादा राइज करेंगे तो जो बचा हुआ वाटर होगा वो भी वेपराइज्ड होना चालू कर देगा, यानी कि कुछ बचेगा नहीं वहाँ पे ये। तो इसका टेम्परेचर ये इस तरह से ये राइज होगा, ये पॉइंट ई से लेकर के एफ तक ये, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आइस अपने सॉलिड स्टेट में था, सॉलिड से किस में आया, लिक्विड में आया, लिक्विड से किस में आया, गैस में आया, और गैस से आकर के फिर पूरी तरह से ये वेपराइज्ड हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये वेपराइजेशन, ठीक है ना, यहाँ पे हो रहा है ये वेपराइजेशन ये, ठीक है। तो होपफुली आपको ये कर्व ये समझ में आ रहा होगा। देखो इस तरह का कर्व बनाने के लिए जो एग्जाम्पल ऊपर समझाए हैं,
ठीक यही एग्जाम्पल आप अपने रफ कॉपी में नोट करो, नोट करके अब खुद ऐसा अपने हिसाब से, है ना, अपने लैंग्वेज में समझ करके ये प्लॉट कोरियोग्राफ, ये कर्व बनाओ, ये ठीक है ना। ये जो कर्व है इसे हम कहते हैं मेल्टिंग कर्व ऑफ आइस। क्या कहते हैं? मेल्टिंग कर्व ऑफ आइस, ठीक है, मेल्टिंग कर्व ऑफ आइस। अच्छा, इस कर्व को थोड़ा और अच्छे से हम यहाँ पे समझते हैं। अब तक तो हो गया ये पूरी बातें, यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जहाँ जहाँ पे ये टेम्परेचर कांस्टेंट है और जहाँ जहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यहाँ पे इसे हम थोड़ा इरेज करते हैं और ये वेपराइजेशन को इरेज करते हैं ये, और ये गैस, ठीक है ना। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? अगर हम यहाँ पे पॉइंट ए की बात करें, है ना, पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पर तो ये आइस अपने सॉलिड स्टेट में है। किस में है ये? सॉलिड स्टेट में है ये, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, अब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, कहाँ से कहाँ? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? ये टेम्परेचर चेंज। जब हमेशा याद रखना, जब कभी भी टेम्परेचर में चेंजिंग दिखे तो इसका मतलब ये, अगर हम आपसे पूछें टोटल हीट एनर्जी बताओ, पॉइंट यानी कि लिक्विड स्टेट से, सॉरी, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने में टोटल हीट एनर्जी कितना ज़रूरत है। तो टोटल रिक्वायर्ड हीट यहाँ पे हमें फाइंड करने के लिए तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला लगाना होगा। और हीट एनर्जी का फॉर्मूला आपको क्या समझाए थे? ये होता है क्या? Q इज इक्वल टू कितना? ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T, ठीक है ना, वेयर दिस Q इज द हीट और ये m क्या हो जाएगा? मास। किसका मास? आइस का। फिर उसके बाद ये C क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे आइस टू लिक्विड स्टेट में आ रहा है, तो यानी कि आइस का हम यहाँ पे ये वैल्यू नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या? लेटेंट हीट ऑफ द आइस। हम यहाँ पे वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो वाटर का हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखो, ये चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच टोटल कितना यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हुआ, उसको हम यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पे पॉइंट बी टू सी। पॉइंट बी टू सी की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे क्या कोई टेम्परेचर में कोई चेंजिंग हुआ? देयर इज नो एनी चेंज इन द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ ही नहीं तो इसका ये जो फॉर्मूला लगेगा टोटल हीट रिक्वायर्ड, ये होता है m इंटू एल, ठीक है ना। क्या होगा ये? m इंटू एल। कहाँ से आएगा ये फॉर्मूला? ये ध्यान दो, यहाँ पे हम आपको अभी भी समझाए हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप लोग इसे याद करना, लेटेंट हीट L इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई M। इसका मतलब क्या हो गया? हीट इज व्हाट? Q। टोटल हीट क्या है यहाँ पे? Q। और यहाँ पे पर यूनिट मास, मतलब कि हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास, उसी क्या बोलेंगे यहाँ पे? लेटेंट हीट। और इसको अगर हम ट्रांसफर करें यहाँ पे m इंटू एल, तो टोटल हमें हीट रिक्वायर्ड मिल जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है ना। तो इस वजह से हम यहाँ पे Q इज इक्वल टू एम एल नोट कर दिए। तो ये Q इज इक्वल टू एम एल कब आपको नोट करना है? जब टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट। जब टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट हो तो आपको फॉर्मूला लगाना Q इज इक्वल टू एम एल, ठीक है। फिर आगे पॉइंट देखते हैं, पॉइंट C से पॉइंट D। तो पहले हम बात कर लेते हैं पॉइंट C की। पॉइंट C पर देखो, अब सॉलिड था ना, ये सॉलिड से पॉइंट C तक आ गया, तो ये किस स्टेट में आ गया? अब लिक्विड में आ गया। तो लिक्विड स्टेट में आ गया तो यहाँ पे हमें नोट करना होगा, तो ये हो जाएगा पॉइंट C पे लिक्विड स्टेट में, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर अपने लिक्विड स्टेट में आ गया है। फिर आगे की ओर चलते हैं, पॉइंट C से पॉइंट D तक। पॉइंट C से पॉइंट D तक, तो पॉइंट C से पॉइंट D तक देखो, लिक्विड स्टेट से अब अपने गैस फॉर्म में आ रहा है ये। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हम वाटर को बॉयल करना चालू कर दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हम राइज किए। जब टेम्परेचर 0 डिग्री से हम 100 डिग्री तक हम राइज करते हैं, 100 डिग्री तक, जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री पे पहुँचेगा, यानी कि वाटर ये बॉयल होना स्टार्ट कर देगा।
तो यहाँ पे C2D यानी कि 0 डिग्री 100 डिग्री, यहाँ पे भी टेम्परेचर में चेंजिंग हुआ, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ। तो यानी कि टेम्परेचर चेंज हुआ, तो यहाँ पर भी हम नोट कर देंगे चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में चेंज होगा इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल हीट रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MC डेल्टा T, ठीक है ना। फिर उसके बाद पॉइंट डी तक आ गए। यहाँ पे पॉइंट डी पर ये अब सॉलिड क्या हो गया है, गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। सॉलिड क्या हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा हम इरेज करते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो पॉइंट डी से ई तक अगर हम पहुंचेंगे, पॉइंट डी से लेकर के ई तक, अब बताओ क्या हो जाएगा, पॉइंट डी से लेकर के ई तक क्या टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ, कुछ नहीं हुआ, देयर इज नो एनी चेंज इन द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ तो टोटल हीट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन, वेपराइजेशन के लिए टोटल हीट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला, जब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा कांस्टेंट तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला हमेशा जरूर लगाना, जैसे यहाँ पे लगा रहे थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे ये जो टोटल हीट रिक्वायर्ड था ये ml है यहाँ पे, और यहाँ पर भी हीट रिक्वायर्ड टोटल ml है। ये एक इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये सॉलिड से लिक्विड में यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्या, सॉलिड से लिक्विड में। तो जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो इस लेटेंट हीट को हम क्या कहते हैं, अभी समझाए थे इसके पहले, क्या कहते हैं इसे बताओ, वेरी गुड, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन L का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा बताओ, L इज इक्वल टू 80 कैलोरी पर ग्राम, क्या होगा, L इज इक्वल टू 80 कैलोरी पर ग्राम होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो, अब ये लिक्विड से गैस में होगा, जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा यानी कि वेपराइज्ड होगा। अब जब ये जैसे ही वेपराइज्ड होगा तो यहाँ पे हमें क्या नोट करना होगा, L इज व्हाट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे इसे हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका एक और नेम है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। तो इसका फॉर्मूला L इज इक्वल टू, यानी कि इसका फॉर्मूला Q इज इक्वल टू ml होगा, और L का वैल्यू क्या हो जाएगा, 540 कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ पे Q इज इक्वल टू ml क्या है और यहाँ पे Q इज इक्वल टू ml क्या है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आगे जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे ना, कहीं कहीं किसी पॉइंट में यहीं पे थोड़ा डाउट होता है, ये कब Q इज इक्वल टू ml लगेगा और ml में L कब यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, कब यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। जब भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा आप समझ जाना टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा है या फिर 100 डिग्री है। समझ में आया। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, आप समझ जाना टेम्परेचर 0 डिग्री से लेकर के कहाँ पर है, ये 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में है ये, ठीक है ना। आपको ये चीज़ समझना होगा, ये तभी ये क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल आगे सॉल्व कर पाओगे। ये हालांकि अगर जो लर्न कर लोगे ना, ये यहाँ पे न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो ये D to E तक हम पहुँच गए। अब आगे बताओ E to F क्या होगा। E to F अब तो पूरा क्या हो जाएगा, वेपराइज्ड हो जाएगा, ये पूरा वेपराइज्ड हो जाएगा, ये गैस फॉर्म में पूरा कंप्लीटली आ जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है ना। हमारा जो काम था इस सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना, हमने बहुत ही आसानी ईजिली से हम इसको कन्वर्ट कर दिए यहाँ पे गैस में, और इसका हीटिंग कर्व भी हम यहाँ पे शो कर दिए। हीटिंग कर्व में कौन सा कर्व है, ये मेल्टिंग कर्व ऑफ आइस, ठीक है ना। आगे का वीडियो होगा क्या, इसका हम फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे, इसका ठीक उल्टा का मतलब ये जो वेपराइज्ड हो गया ना, अब इस वेपराइज्ड वाटर को हमें क्या करना, गैस को क्या करना है, कूल करना है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर हम डिक्रीज करते जाएंगे इसका, है ना, टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो धीरे धीरे अपनी स्टेट को फिर से ये चेंज करना चालू करेगा और कहाँ तक आएगा, सॉलिड तक आएगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे समझेंगे
अगली वीडियो में ये, ठीक है ना। तो होपफुली आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इस तरह के जब भी थियरीज देखो आप लोग, है ना, ये थियरीज है, इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल आता है ये, ठीक है ना। अच्छा एक काम करते हैं, इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा देते हैं ये, ठीक है ना। तो आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। थियरी पहले आप समझ लो, थियरी पहले समझ लो, और थियरी में जो जो पॉइंट था उसको अपने दिमाग में रख लो आप, ठीक है ना। इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट गिवन इन दिस प्रोसेस। अगर इसको हम डायग्राम के थ्रू, कर्व के थ्रू अगर हम समझें, यहाँ पे देखो कर्व बनाना जरूरी नहीं है, कर्व के थ्रू से आपको समझा रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये, तो यहाँ पे अगर हम कर्व से यहाँ पे समझें, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगा क्या, ओरिजिन, ये हो जाएगा टेम्परेचर, तो माइनस में हो जाता है यहाँ पे। ये सपोज करते हैं ये -10 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और यहाँ होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ये देखो, ये समझने के लिए समझा रहे हैं, ये कर्व बनाना जरूरी नहीं है, आपको समझने के लिए समझा रहे हैं यहाँ पे ये, ठीक है ना। और नीचे क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस टाइम के लिए होगा, वाई एक्सिस किसके लिए होता है, टेम्परेचर के लिए होता है। तो यहाँ पे बात कर रहा है 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड टू स्टीम। तो 10 ग्राम ऑफ आइस है ये, और ये कहाँ पर है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे इस आइस को रखा गया है, और इसका मास है यहाँ पे 10 ग्राम। कितना है, 10 ग्राम है। ये दिख रहा है ना आपको पॉइंट, इस पॉइंट पे आइस को रखा जा रहा है, और यहाँ पे इसका मास कितना है, ये 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री ग्राम इसका मास है ये। अब ये 0 डिग्री पर रखा गया, कन्वर्टेड टू स्टीम। अब ये 100 डिग्री तक इसका टेम्परेचर राइज किया जा रहा है ये, मतलब कि पहले तो ये इसमें कोई चेंजिंग होगा नहीं यहाँ पे इसके टेम्परेचर में। जब इसके टेम्परेचर में पहले कोई चेंजिंग होगा नहीं यहाँ पे, तो अचानक से फिर जब टेम्परेचर ये इंक्रीज होगा 100 डिग्री सेल्सियस तक, ये है ना, तो यहाँ पे ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट होना चालू कर देगा। फिर आगे की ओर यहाँ पर भी हमें कोई चेंजिंग देखने को मिलेगा नहीं यहाँ पे ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस और कुछ अमाउंट में वाटर बचा रहता है, उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये बन रहा है, ये इसको हम नेमिंग कर देते हैं। सपोज करते हैं ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी, और ये पॉइंट डी हो गया, ठीक है ना। पॉइंट ए से बी क्या कोई टेम्परेचर में चेंजिंग हुआ, नहीं हुआ। जब टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं होगा तो रिक्वायर्ड हीट कितना होगा, Q = ml। क्यों, बोलो सही कि नहीं। L क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट, कौन सा, फ्यूजन की वेपराइजेशन, वेपराइजेशन तो यहाँ पर होगा, यहाँ पे फ्यूजन होगा, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा पॉइंट बी से सी तक देखो, यहाँ पे तो सडन चेंज हुआ टेम्परेचर में, तो रिक्वायर्ड हीट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mc डेल्टा T हो जाएगा। क्यों, फिर यहाँ देखो पॉइंट सी से डी, यहाँ पे क्या टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ, देर इज नो एनी चेंज इन द टेम्परेचर, सो टोटल रिक्वायर्ड हीट इज व्हाट, Q = ml, बट हियर दिस L इज व्हाट, वेरी गुड, L इज व्हाट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखो, इससे सपोज करते हैं Q1 Q2 और ये हो गया Q3, और यहाँ पे टोटल क्या पूछा गया था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट, मतलब अमाउंट ऑफ हीट आपको कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करोगे तो Q1 + Q2 + Q3, तो ये टोटल Q = Q1 + Q2 + Q3, ये तीनों का सम कर दो यहाँ पे। अब तीनों का सम करोगे तो यहाँ पे ml, ये ml होगा किसके लिए, ये हो जाएगा आइस में जब कन्वर्ट होगा, आइस टू किस में, लिक्विड में हो जाएगा ये। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताओ, Q = क्या, mc डेल्टा T हो जाएगा, प्लस Q3 क्या हो जाएगा, Q3 हो जाएगा ml हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, वेपराइजेशन के लिए हो जाएगा, ठीक है ना, वेपर के लिए। वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, मास कितना गिवन था, यहाँ पे मास ये रहा 10 ग्राम, तो मास गिवन है यहाँ पे 10 ग्राम, तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है, ये हो जाएगा 80 प्लस मास फिर से हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा C, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ व्हाट, देखो अब यहाँ पे आइस किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में, तो क्या हम आइस का स्पेसिफिक हीट लेंगे कि वाटर का लेंगे,
एक डाउट ये भी रहता है। तो हमेशा आप ध्यान देना कि लास्ट में जो स्टेट होगा उसी का हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कंसिडर करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिक्विड इनिशियली था, अब बाद में कन्वर्ट हो गया, आइस था यहाँ पे, बाद में कन्वर्ट हुआ लिक्विड में। तो इस वजह से हम इस लिक्विड का यानी कि वाटर का हीट कैपेसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये हो जाएगा 1, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, देखो टेम्परेचर कितना था 0, और 0 से कितना हुआ 100, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 0, फिर उसके बाद प्लस, अब ये m क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, इनटू ये L क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है, ये हो जाएगा 540 हो जाएगा। 10 इंटू 8 ये हो जाएगा 800, और ये हो जाएगा 10 इंटू 100 ये हो जाएगा 1000, और ये कितना हो जाएगा 5400 हो जाएगा। टोटल ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 7200, और ये क्या फाइंड कर रहे हैं, ये हीट रिक्वायर्ड, तो ये जूल हो जाएगा। तो टोटल हीट रिक्वायर्ड 7200 जूल हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह से न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। ये होपफुली आपको थियरी भी समझ में आया और न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल टफ हो सकते हैं, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, कैलकुलेटिव भी होते हैं ये, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।